बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह फर्स्ट एनुअल के पेपर में अपेयर होंगे, तो उनके लिए जो सेकंड एनुअल के एग्ज़ाम की मैंने प्रिपरेशन जब करवाई थी, तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि आप 10th क्लास की फ़िज़िक्स की चैप्टर वाइज़ वन शॉट वीडियोज़ बनाएँ। तो वो मैं इंशाल्लाह अब स्टार्ट कर रहा हूँ। 10th क्लास के लिए फ़िज़िक्स की वन शॉट वीडियोज़ हैं। तो अब चूँकि आपका पेपर जो है वो एसएलओ बेस्ड हो गया है, तो कुछ चीज़ें आपकी बोर्ड ने तब्दील की हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इन वीडियोज़ को आप लोगों के लिए जितना हो सके इंटरैक्टिव बनाऊँ, एनिमेशंस के ज़रिए, सिमुलेशंस के ज़रिए, या जो डेरिवेशंस वगैरह भी हैं वो इस तरह हों कि वेक्टर्स आपको ऐसे कलर कॉम्बिनेशन से हों कि आपको याद रह जाएँ। असल बात ये है कि आपको चीज़ समझ आ जाए और उसके बाद आप उसको जब रिकॉल करें पेपर की तैयारी के लिए, तो आपको आसानी हो। तो ये वीडियोज़ चूँकि पूरे चैप्टर की वीडियोज़ है, तो थोड़ी-सी वीडियो हो सकता है लंबी आपको लगे, तो इसलिए वीडियो को उस वक़्त देखिएगा जब आपके पास टाइम। अगर आप इसको दरमियान में से छोड़ देंगे या इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे फिर उसको बाद के लिए रख देंगे, तो फिर आपको वो चीज़ उस तरह फ्लो में समझ में नहीं आने वाली। तो अगर आपके पास टाइम है, तो वीडियो को प्ले करके पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आप इससे ज़रूर कुछ सीखेंगे। बाकी वीडियोज़ में अगर कोई आप बेहतरी कुछ चाहते होंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको उस लिहाज से लेकर चलेंगे। तो चलें आज की वीडियोज़ पहले चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। तो एसएचएम एंड वेव्स के चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इसमें स्पेशली मैथ्स अटैच्ड टू द स्प्रिंग का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी समझने से पहले यू नीड टू नो व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन। तो अब यहाँ आपके सामने देखिए, ये एक बॉल है जो कि एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। अब ये वाइब्रेट कर रही है अप एंड डाउन। वाइब्रेशन का मतलब ये है कि अगर ये रेस्ट पर होती है बॉल, तो अपनी मीन पोजीशन इसकी यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस मीन पोजीशन से देखिए, ये ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है, तो एक टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉल का। तो ऐसे मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। लेकिन हर वाइब्रेटरी मोशन जो है वो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं और उसमें कंडीशंस कौन सी इन्वॉल्व है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखिए, अब ये आपके सामने एक अरेंजमेंट है एक सिंपल पेंडुलम की। ये एक मैस अटैच्ड है एक स्प्रिंग के साथ, तो अगर एक थ्रेड के साथ, तो अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूँ इसकी ओरिजिनल पोजीशन से, तो ये अपनी उस मेन पोजीशन के इर्द गिर्द उसी तरह ऑसिलेट करने लग जाएगा। अब इसकी जो ऑसिलेशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी इसकी ऑसिलेशन। वजह यह है कि अपनी मेन पोजीशन से ये राइट साइड पर पहले जाता है और फिर उसी मेन पोजीशन से होते हुए ये लेफ्ट साइड पर जाता है और ये मोशन अपना कंटिन्यू रखता है इसी तरह ऑसिलेट करते हुए। लेकिन इसका ये वाइब्रेटरी मोशन एक स्पेशल टाइप इख्तियार कर लेता है जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। पेंडुलम को थोड़ी देर में डिटेल से देखते हैं। अभी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे मैस अटैच्ड टू द स्प्रिंग, उसमें देखते हैं क्या कंडीशंस है पहले। अब यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास एक मैस है जिसका 0.1 kg, अभी मैस इसको m कह देते हैं। ये एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। अभी इस वक्त स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, यानी ये स्ट्रेच नहीं हुआ हुआ, कंप्रेस नहीं हुआ हुआ। तो ये मैस जो है ये रेस्ट पर है। इस पोजीशन को, जिस पोजीशन पर ये मैस अभी है, इसको हम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह देते हैं। तो मैं इस पोजीशन को मार्क कर लेता हूँ मीन पोजीशन, या इस पोजीशन को चलें कोई लेटर दे देते हैं, ओ कह देते हैं इसको। अब अगर मैं इस ओ मीन पोजीशन से इस मैस को डिस्प्लेस करने की कोशिश करूँगा, तो इसको मैं अगेंस्ट द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग में इसको स्ट्रेच करूँगा। अब जब मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, अब स्प्रिंग के अंदर जो इसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से ये स्प्रिंग इसको वापस मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। अब ये जो मैंने फोर्स लगाई है, ये फोर्स देखिए इसको राइट साइड पर लेकर जा रही है। ये मेरी अप्लाइड फोर्स। अब ये समझना है आपने कि ये अप्लाइड, मैंने अप्लाई की है फोर्स, लेकिन स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट हो जाती है स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से, जो इसको वापस इसकी मेन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। उस फोर्स का नाम इलास्टिक फोर्स होता है, या उसको हमारी बुक में रीस्टोरिंग फोर्स कहा गया, तो वो होगी रीस्टोरिंग फोर्स। अब अगर आप गौर से देखें, तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट है एक, और दूसरा इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था स्प्रिंग, यानी मेन पोजीशन जो मैंने बताई थी, ये मेन पोजीशन की तरफ ही वापस पॉइंट कर रही है। ठीक है, अब इसको मेन पोजीशन की तरफ ले जाने वाली रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या करेगी, इसको ज़ाहिर है मेन पोजीशन की तरफ ले जाएगी, लेकिन ये मेन पोजीशन पर आकर रुक नहीं जाएगा।
अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको रोका है मैंने। इसको वापस बीन पोजीशन की तरफ ले जाने वाली फोर्स अगेन रीस्टोरिंग फोर्स है। अब जब ये बीन पोजीशन पर पहुंच जाएगा, अब रीस्टोरिंग फोर्स 0 है, लेकिन जैसे ये बीन पोजीशन को क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे जाने लगता है, अब देखें रीस्टोरिंग फोर्स अब दोबारा से इसको बीन पोजीशन की तरफ ही ले जाती है, यानी रीस्टोरिंग फोर्स अब डायरेक्शन चेंज कर चुकी है। तो रीस्टोरिंग फोर्स का नाम रीस्टोरिंग फोर्स इसीलिए है कि वो इसको वापस रीस्टोर करती है टुवर्ड्स द बीन पोजीशन। अब देखिए जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कैसे चेंज हो रही है, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। तो अब अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं इसकी कितनी है। अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट 0.13 मीटर्स करता हूँ तो रीस्टोरिंग फोर्स देखिए जस्ट 0.13 न्यूटन है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को ज़्यादा करता हूँ, अब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी है तो देखिए रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा होगी, रिस्टोरिंग फोर्स भी और ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी की सूरत में लिखूँ तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजिशन के। अब इसको लिखना भी ऐसे ही और पढ़ना भी ऐसे ही कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। ये नहीं कहना कि डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द रिस्टोरिंग फोर्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब ये दो वेक्टर्स हैं, दो एरोज का मतलब एरोज वेक्टर्स को डायरेक्शन होती है वेक्टर्स की, तो एरोज क्या बता रहे हैं अभी आपको कि डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है राइट की तरफ और रिस्टोरिंग फोर्स का वेक्टर है लेफ्ट की तरफ। तो अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भले हो, तो आपने एक्स के साथ माइनस, दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन पुट करना है। माइनस का साइन आपको क्या बता रहा था, नेगेटिव साइन शोज दैट दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब इसका मोशन ज़रा देखते हैं कैसा होता है। जब इसको रन करवाते हैं देखिए वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का वाइब्रेटिंग मोशन है। जैसे मैंने कहा था इसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें दो कंडीशंस होती है जो फुलफिल होना ज़रूरी है। नंबर 1, रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट भी होता है। एक्सेलरेशन किस तरह, चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स एक नेट फोर्स है, नेट फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, तो इसकी एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के। यानी जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स और उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन भी होगी। और दूसरा, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स और इसकी एक्सेलरेशन, it is always directed towards the center, towards the mean position should be say, it is always directed towards the mean position। तो ऐसा मोशन जिस भी ऑब्जेक्ट का होगा, ऐसा कोई भी मोशन होगा जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली मोशन होगी डिस्प्लेसमेंट के, और रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टेड होगी और एक्सेलरेशन भी डायरेक्टेड होगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। तो अब सिंपल पेंडुलम में जो मास अटैच होता है वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच होता है, तो उस मास का जो डाउनवर्ड वेट है वो एक वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। अब ये वेट डाउनवर्ड्स पुल कर रहा है इस मास को, लेकिन इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होती है जो कि वेट के इक्वल है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इसका मतलब है ये वेट और टेंशन एक दूसरे को इस कंडीशन पे बैलेंस करते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये पेंडुलम जो है ये बैलेंस्ड होता है। लेकिन अगर हम इसको डिस्प्लेस कर दें इसकी मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो अब अपनी मीन पोजीशन के मुकाबले में ये थोड़ा सा एक हाइट पर भी होता है। और इस पोजीशन में अगर मैं वेक्टर्स दोबारा ड्रॉ करूं तो देखें वेट का वेक्टर उसी तरह डाउनवर्ड्स है स्ट्रेट, लेकिन जो टेंशन का वेक्टर है वो अब वेट के एंटी पैरेलल उस तरह नहीं है। यानी अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। तो या तो आप इनको हेड टू टेल रूल से ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, या हम रिजॉल्व करेंगे इनको इनके कंपोनेंट्स में। तो देखिए जो वेट है वो अगर एक एंगल के ऊपर है, तो कोई भी फोर्स एक एंगल के ऊपर जब लगती है, फोर्स एफ हमने 9th क्लास में पढ़ा था, तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका एक्स कंपोनेंट होता है और दूसरा उसका वाई कंपोनेंट होता है। तो अलोंग द एक्स एक्सिस एफ एक्स होता है, अलोंग द वाई एक्सिस एफ वाई होता है। अब ये डायग्राम मैं यहाँ पर इस पेडल के साथ अटैच करता हूँ, तो देखें जो वेट है अगेन वो डाउनवर्ड्स था, उसके दो कंपोनेंट्स बने, एक एफ एक्स यानी डब्ल्यू एक्स इस केस में और दूसरा डब्ल्यू वाई। तो जो डब्ल्यू एक्स कंपोनेंट है वेट का वो आप देखें अब टेंशन के ऑपोजिट भी है और इक्वल भी है। तो इसका मतलब है अब टेंशन को बैलेंस करने वाला वेट का एक कंपोनेंट है सिर्फ, जिसको हम डब्ल्यू एक्स कहेंगे यहाँ पर। तो जो डब्ल्यू वाई है वो अकेला वो कंपोनेंट बन जाता है जो इस पेंडुलम को, अब उसकी वेक्टर की डायरेक्शन भी देख लें आप, ये डब्ल्यू वाई वाले वेक्टर की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेकर आने वाला कंपोनेंट बन जाता है। तो इसका मतलब है अगर मैं रिलीज करूंगा इस पेंडुलम को तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, वापस रिस्टोर होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब है ये जो डब्ल्यू वाई है ये इसका रिस्टोरिंग फोर्स इसकी बच जाएगी।
आप जो डब्ल्यू एक्स है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू को साइन थीटा से, और डब्ल्यू वाई को हम डब्ल्यू साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये जो डब्ल्यू साइन थीटा है वेट का कंपोनेंट, ये रिस्टोरिंग फोर्स या ये नेट फोर्स के तौर पर एक्ट करेगा। आप इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ भी टाइम पीरियड की इक्वेशन को डिराइव करते हैं। क्योंकि सिंपल पेंडुलम का मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करने के लिए वही दो कंडीशंस जो हमने मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग सिस्टम में की थी वो यहाँ पर भी प्रूव करनी ज़रूरी है। यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो वही डायग्राम देखिए यहाँ पे मैंने कॉपी की है। जो इनिशियल पोजीशन है थी पेंडुलम की उसको मैं ए कह देता हूँ, बी इसकी वो पोजीशन है जब ये डिस्प्लेस होकर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जाता है, और ओ इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है। तो यहाँ देखिए दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ये नीचे वाली एक ये ऊपर वाली ट्राइंगल, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब ये थीटा अगर स्मॉल हो तो ये ए बी, चूंकि कर्व थी लेकिन इसको मैंने स्ट्रेट लाइन ए बी से रिप्रेजेंट किया। अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो इसको मैं एक्स से डिनोट कर देता हूँ, और ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम है ओ ए एल। अब देखिए जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाती है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि वेट का वाई कंपोनेंट है डब्ल्यू वाई, जो कि डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा या एम जी साइन थीटा, और यही नेट फोर्स भी है, और कोई फोर्स तो यहाँ पर रही नहीं थी, तो यही नेट फोर्स भी है। इसका मतलब है नेट फोर्स इज ऑल्सो द रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन नेट फोर्स न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन से हमें पता है वो एम ए के इक्वल होती है। अब चूंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं लिहाजा इनकी दोनों साइड्स इक्वेट कर देंगे आप। तो हम ये लिखेंगे कि एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम और एम दोनों ये मैं कैंसिल कर दूंगा। अब इस ट्राइंगल पर आ जाएं ओ ए बी। इस ट्राइंगल के अंदर हम अगर साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर ये साइड है एक्स और हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर फॉर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये सबसे बड़ी साइड ही लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, तो साइन थीटा हो जाएगा एक्स ओवर एल। तो अब इस ऊपर वाली इक्वेशन में जहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप एक्स ओवर एल लिखते हैं, तो ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू जी टाइम्स, अब साइन थीटा की जगह पे लिखें एक्स ओवर एल। लेकिन याद रखें जो इसकी एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन की तरफ है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द लेफ्ट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए से बी की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो दोनों के दरमियान नेगेटिव साइन जरूर आएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो एक्स के साथ माइनस का साइन या इस पूरी इक्वेशन के साथ एक माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर जी और एल ये दोनों तो कांस्टेंट होते हैं, तो आप इन दोनों की जगह पे कांस्टेंट लिख दें, तो ए इज इक्वल टू, अब जी को और एल को मैं रिप्लेस कर दूंगा विद कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस इनटू कांस्टेंट और टाइम्स एक्स। अब अगर किसी प्रोपोर्शनैलिटी में हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो इक्वालिटी और कांस्टेंट आता है, और अगर हम इक्वालिटी और कांस्टेंट इन दोनों को रिमूव करेंगे, अब इक्वालिटी को और इस कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो इनकी जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ए एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये वही कंडीशन है जो एसएचएम के लिए हमने प्रूव करनी थी, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और नेगेटिव साइन ये भी जाहिर कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये ज़रूरी कंडीशन थी सिंपल पेंडुलम के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करने के लिए। इसके बाद टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, तो टाइप्स ऑफ वेव्स में दो तरह की टाइप्स डिस्कस की गई हैं। एक है वेव्स की प्रोपगेशन की बेस पर कि वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए अगर मीडियम की ज़रूरत है तो वो किस किस्म की वेव्स होगी, और अगर मीडियम की ज़रूरत नहीं है तो वो किस किस्म की वेव्स होंगी। तो देखिए यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है, इसके ऊपर हमने वेव्स जनरेट करनी है, तो एक साइड हमने इसकी टाई अप कर दी है। अब हमने मूव करना है दूसरी साइड से अपने हैंड से। हैंड से मूव करने की सूरत में यहाँ पर हम वेव्स जनरेट करते हैं। जब वेव्स जनरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है इन बीड्स में वेव्स जनरेट करने के लिए हमें किसी मीडियम की यानी बीड्स की ज़रूरत है। तो अगर मीडियम की ज़रूरत पड़े किसी भी वेव के अंदर तो वो मैकेनिकल वेव कहलाती है। जैसे साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स कहलाएंगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपको
वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत ना पड़े, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हाउ डू दे लुक लाइक, तो ये एक एनिमेशन हमें बता रही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि ऑसिलेट कर रहे हैं दो कंपोनेंट्स इस वेव के, एक है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और दूसरा है मैग्नेटिक कंपोनेंट। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर ऑसिलेट करते हुए जा रही हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फॉर एग्जांपल लाइट, फॉर एग्जांपल एक्स रेस, फॉर एग्जांपल गामा रेस, रेडियो वेव्स, ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनको मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्रोपेगेट कैसे करती हैं, इनका एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है और एक इनका मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, और दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के ऊपर वाइब्रेट करके जा रहे होते हैं। अब इसके बाद प्रोपगेशन ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो यहाँ देखिए, ये जो बॉल्स मूव कर रही हैं अप एंड डाउन, इनका मूवमेंट अगर आप देखें तो ये एक किस्म की एक वेव जनरेट कर रही हैं, वेव जनरेट कर रही हैं, जो वेव मूव करती हुई एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये भी समझ लें कि जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, जो बॉल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। और वेव को अगर आप गौर से देखें तो वेव, ये आपके परसेप्शन के ऊपर है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट वेव मूव कर रही है। अब अगर मैं ये देखने की कोशिश करूं कि जो ये पार्टिकल्स मूव कर रही हैं, इनकी मूवमेंट यानी अप एंड डाउन मूवमेंट है पार्टिकल्स की, यानी अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, और जो वेव्स जनरेट हो रही हैं उनकी मूवमेंट के दरमियान कितना एंगल है, वेव्स की मूवमेंट और पार्टिकल्स की मूवमेंट के दरमियान कितना एंगल है। तो वेव्स लेफ्ट टू राइट है, पार्टिकल्स अप एंड डाउन है, तो इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर वेव पार्टिकल्स की मूवमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए तो ऐसी वेव्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पर देखिए बॉल्स ही मूव कर रही हैं, स्प्रिंग के ऊपर ही मूव कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल्स, जो बॉल्स मूव कर रही हैं वो मूव कर रही हैं लेफ्ट टू राइट, और इनकी वजह से जो वेव्स जनरेट हो रही हैं वो भी लेफ्ट टू राइट। तो अब इसका मतलब क्या है कि दोनों दोनों एक ही डायरेक्शन में, या अगर मैं एंगल की बात करूं तो पार्टिकल्स की मूवमेंट के और वेव्स के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है, या पार्टिकल्स आर waves are traveling at 0 degrees to the movement of the particles। तो ऐसी जो वेव्स होती हैं उनको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, और अगर ट्रांसवर्स वेव्स हैं तो लाइट वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सारी की सारी ट्रांसवर्स ही होती हैं। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि इलेक्ट्रिक और magnetic components, they are moving at 90 degrees to each other, and they are moving at 90 degrees to the direction of the movement of the particles। तो ये दो टाइप्स हो जाएंगी वेव्स की ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। ये देखिए, दोनों किस्म की वेव्स यहाँ पे एनिमेशन में रिप्रेजेंट हो रही हैं। ऊपर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और नीचे जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उसमें पार्टिकल्स को आप देखें अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो उनका मोशन होता है, जिसकी वजह से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर पार्टिकल्स एक दूसरे से करीब करीब आ रहे हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं उन पॉइंट्स को हम कंप्रेशन से बोलते हैं। तो अगर मैं मार्क कर सकूँ यहाँ पर, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये एरियाज है कंप्रेशंस के, इनको हम कंप्रेशंस कहते हैं, और ये एरियाज है रेयरफेक्शन के, इनको हम आर से यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। एक कंप्रेशन के बाद एक रेयरफेक्शन, फिर एक कंप्रेशन, फिर एक रेयरफेक्शन, ये इसी तरह वेव्स प्रोपेगेट करती हैं एक मीडियम के अंदर से। और एक कंप्रेशन से दूसरी कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वेवलेंथ से रिप्रेजेंटेड है, या एक रेयरफेक्शन के सेंटर से दूसरी रेयरफेक्शन के सेंटर तक जो डिस्टेंस है, अगेन इसको भी हम वेवलेंथ से डिनोट कर सकते हैं, इसको लैम्डा इसका सिंबल होता है। ऑन दी अदर हैंड, ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं और वेव लेफ्ट टू राइट जा रही है। अब अगर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर मैक्सिमम डिस्टेंस पर आता है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है एक पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, इसको हम एम्पलीट्यूड से डिनोट करते हैं। और इस किस्म की वेव में, यानी ट्रांसवर्स वेव में, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट इस हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ऊपर जो पोजीशंस होती हैं सारी, उन सब को हम बोलते हैं क्रेस्ट। तो ये सारा एरिया जो हम बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा एरिया जो है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट ऑफ द वेव। और ये सारा एरिया जो कि नीचे लाई कर रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रफ ऑफ द वेव। तो वहां पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है, यहाँ क्रेस्ट और ट्रफ है। तो एक क्रेस्ट के
सेंटर से लेकर दूसरी क्रेस्ट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, अगेन उसको हम वेवलेंथ से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या है, इस क्रेस्ट के सेंटर से लेकर इस क्रेस्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस, या इस ट्रफ के सेंटर से लेकर इस ट्रफ के सेंटर तक का डिस्टेंस, ये भी वेवलेंथ है। तो ये डिस्टेंस भी वेवलेंथ होगा, ये डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक ये भी वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड का ताल्लुक कि कितनी क्विकली वेव ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे हम इस एनिमेशन के अंदर तब्दील कर सकते हैं स्पीड को भी और एम्पलीट्यूड को भी तब्दील कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम चेंज करने की कोशिश करते हैं एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड को चेंज करूंगा तो इसका मतलब है पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है अपनी मेन पोजीशन से वो ज़रा ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेस हो रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल जिसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितनी वेव्स जा रही है। तो देखें अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करता हूँ तो आप देखेंगे कि ज़्यादा वेव्स एक सेकंड में जा रही हैं। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अभी इस वक्त अगर वेव्स कम जा रही हैं एक पॉइंट से तो वेव लेंथ बहुत ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ, फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करने का मतलब है ज़्यादा वेव्स पास हों, तो आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ कम हो रही है। तो इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ये भी मिलता है कि जो वेवलेंथ है ये और फ्रीक्वेंसी ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करेंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, अगर आप वेवलेंथ को ज़्यादा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद हमने वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है रिपल टैंक से। तो रिपल टैंक की डायग्राम तो आपकी बुक में बनी हुई है, लेकिन रिपल टैंक में जब वेव्स जनरेट होती हैं उन वेव्स की फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक सोर्स है जिसकी वेव्स जनरेट हो रही है। अब अगर यहाँ पर रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल ऐड कर दिया जाए, यानी यहाँ पर मैं अगर ऐड कर दूँ ऐसा ऑब्स्टेकल जिससे वेव्स पास होकर ना जा सके, उस ऑब्स्टेकल के पास पहुंचकर वो वेव्स जो हैं उनका रास्ता वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी जिस मीडियम में वेव्स आ रही हैं अगर वापस उसी मीडियम में चली जाएं, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स। तो यहाँ पे जिस सोर्स से आ रही हैं उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो रही हैं, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स। इसके बाद नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स, वो देखते हैं। अब देखिए अगर वाटर वेव्स हैं फॉर एग्जांपल, वो अगर एक गहरे पानी से एक कम गहरे पानी की तरफ आती है या एक कम गहरे पानी से शैलो वाटर से डीप वाटर में जाती है तो अपना पाथ चेंज करती है। तो उसमें क्या तब्दीली आती है, देखिए यहाँ पर वेव्स एंटर हो रही हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो सबसे पहले तो वेव्स की डायरेक्शन चेंज होती है। उसके बाद ये जो वेव्स आ रही हैं इनकी फ्रीक्वेंसी इनकी इनकी वेव लेंथ चेंज होती है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। वेव लेंथ इन वेव्स की जो है वो चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन चेंज होती है, वेव लेंथ चेंज होती है, और वेव लेंथ चूंकि स्पीड ऑफ द वेव्स के साथ रिलेटेड है तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ द वेव्स भी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर वेव्स आते हुए तो तेज़ हैं लेकिन जब वो दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं तो आप देखेंगे वो स्लो डाउन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ ये गहरे पानी से कम गहरे पानी की तरफ वेव्स ट्रैवल कर रही है। तो 3 तब्दीलियां हैं, डायरेक्शन चेंज, वेवलेंथ चेंज एंड द स्पीड ऑफ द वेव्स आल्सो चेंजेस इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। आखिरी है डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ स्ट्रेट वेव्स जनरेट हों, यानी वेव फ्रंट से अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे वेव्स के और वो गुजर रही हूँ और रास्ते में एक स्लिट, एक ओपनिंग आई, यानी बाकी रास्ता सारा ब्लॉक है, सिर्फ एक दरमियान में स्लिट है या ओपनिंग है, इसमें से जब वेव्स पास होंगी तो क्या होगा। देखिए स्ट्रेट वेव्स जा रही हैं, जैसे ही वो स्लिट पे से पास होंगी अब वो सर्कुलर होगी, ये वेव्स वो फैल गई हैं, वो डाइफ्रैक्ट होगी। वी कॉल दिस डाइफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। अब अगर मैं वेव्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, फ्रीक्वेंसी यानी ज़्यादा वेव्स पास हो रही हैं तो पैटर्न डायफ्रैक्शन का फिर भी उसी तरह विजिबल है। अब ये जो डायफ्रैक्शन है इसके बाद वेव्स हो गई हैं सर्कुलर, लेकिन अगर ये स्लिट का साइज जो है ये कंपेरेबल हो वेव लेंथ ऑफ द वेव्स के साथ तभी ऐसा पॉसिबल है। वेव लेंथ यहाँ पर ये दो ब्राइट स्पॉट्स के दरमियान डिस्टेंस है। अब अगर मैं स्लिट की विड्थ को ज़्यादा कर देता हूँ, यानी अब वेव लेंथ के मुकाबले में स्लिट की विड्थ ज़्यादा है, अब आप देखेंगे जो डायफ्रैक्शन है वो प्रोमिनेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, या जो वेव्स गुजर कर जाएंगी वो सर्कुलर उस तरह नहीं होगी जिस तरह पहले सर्कुलर थी, यानी वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही, लेकिन थोड़ा सा कर्वेचर उनमें कम होगा। इसके बरक्स अगर मैं स्लिट की विड्थ को कम कर देता हूँ, वेव लेंथ के मुकाबले में स्लिट की विड्थ बहुत कम है,
तो वेव्स बहुत ज़्यादा सर्कुलर हो जाएंगी, यानी जो स्लिट है जिसमें से ये वेव्स पास हो रही हैं उसकी विड्थ डिसाइड करेगी कि डिफ्रैक्शन का पैटर्न जो है वो कैसा होगा। अब यहाँ पर वेव जो है वाटर की भी हो सकती हैं, साउंड की भी हो सकती हैं, लाइट की वेव्स भी हो सकती हैं, तमाम वेव्स ये प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती हैं। डायफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज भी, रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज भी, और रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज भी। अब देखिए स्लिट का साइज अगेन मैंने चेंज किया है, तो डायफ्रैक्शन इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है, यानी थोड़ा सा बेंड आया है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। और अगर बहुत कम करते तो स्लिट का साइज तो बिल्कुल सर्कुलर हो जाती हैं वेव्स। तो ये वेव्स की प्रॉपर्टीज़ भी होगी। तो ये इस वीडियो में हमने कवर कर लिए ऑलमोस्ट इस चैप्टर के तमाम ही टॉपिक्स। अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पोस्ट करके दे दूं। लेकिन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे दो, एक तो ये मैथ टेस्ट स्प्रिंग सिस्टम वाला और एक सिंपल पेंडुलम वाला। तो इनको लॉन्ग के लिहाज से आपने ज़रूर जहन में रखना है। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से एक दो इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियोस में कंप्लीट करवा दूंगा। तो बाकी नेक्स्ट चैप्टर की भी सिर्फ वन शॉट वीडियो बनाऊंगा जल्द ही इंशाल्लाह, वो भी अपलोड कर दूंगा। सी यू इन सम अदर वीडियो इंशाल्लाह।